हेलो, नमस्कार, वंदकम, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और हम पढ़ रहे हैं क्या? हम पढ़ रहे हैं भाई अपनी एग्जाम्पलर सीरीज को। आज कौन सा एग्जाम्पलर हमारे सामने आने वाला है? तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं भाई मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। हो सकता है ये वीडियो आपके पास पहले आ जाए, हो सकता है ग्रेविटेशन का एग्जाम्पलर आपको अभी ना मिले, लेकिन आपको इसके बाद हो सकता है ग्रेविटेशन का एग्जाम्पलर मिल जाए। डरना मत, है ना। एग्जाम्पलर मतलब सारे एग्जाम्पलर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे मैग्नेट ब्रेन्स की तरफ से। अच्छा, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के बेस वीडियोस आप जरूर देख लेना, जो हम ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके हैं लाइन बाय लाइन, टॉपिक बाय टॉपिक। प्लीज, जब तक आप उसे नहीं देखेंगे आपको एग्जाम्पलर सीरीज सॉल्व करने में मजा नहीं आएगा। अच्छा, एग्जाम्पलर सीरीज में एक दो क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज्यादा इररिलेवेंट होते हैं, जिस पर हमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं होती है। तो अगर ऐसे एक दो क्वेश्चन आपको मिले या ऐसे क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन अगर मैं आपको नहीं बताऊं तो आप इससे डरना मत। आप ये समझ लेना कि वो बिल्कुल भी रिलेवेंट आपके लिए नहीं थे। ठीक है, तो चलिए हम क्या अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर सकते हैं? हाँ सर, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करिए। तो लो भैया, पहला क्वेश्चन है आपकी आंखों के, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ आइडियल लिक्विड इज इन्फिनिटी, जीरो, यूनिटी, सम, पता नहीं क्या। भैया लिक्विड आइडियल है। आइडियल लिक्विड क्या होता है भैया? आइडियल लिक्विड के अंदर कोई विस्कस फोर्सेस नहीं होते हैं, है ना। कोई भी विस्कोसिटी की विस्कस फोर्सेस उनके लेयर्स के बीच में नहीं लगते, है ना। इनविसिड फ्लो बोला जाता है कि भैया जब वो फ्लो करेगा तो उनकी लेयर्स के बीच में कोई विस्कस फोर्स नहीं होगा। जब विस्कस फोर्स नहीं होगा तो टेंजेंशियल फोर्स नहीं होगा। टेंजेंशियल फोर्स नहीं होगा तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कहां से आएगी भैया? टाउ इज इक्वल्स टू फाई जी, ठीक, जिसमें जी क्या होता है? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अब आप मुझे खुद बताइए, जब शेयर स्ट्रेस की बात ही नहीं हो रही, शेयर स्ट्रेस खुद का खुद जीरो है, तो भाई मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कहां से आएगा? ठीक है ना। तो हम बोल रहे हैं कि भैया आइडियल फ्लूइड में नो विस्कस फोर्सेस, नो विस्कस फोर्सेस, नो विस्कस फोर्सेस यानी कि नो टेंजेंशियल फोर्सेस, ठीक है ना। तो इसका मतलब यह हुआ कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कितनी हो गई? जीरो हो गई। ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? द मैक्सिमम लोड अ वायर कैन विथस्टैंड विदाउट ब्रेकिंग when its length is reduced to half of its original length will be। अच्छा, मैक्सिमम लोड की बात कर रहा है। F इज इक्वल्स टू मैक्सिमम लोड। देखिए हमने पढ़ा है भैया कि जो स्ट्रेस होता है वो क्या होता है? F अपॉन A होता है कि नहीं। द मैक्सिमम लोड अ वायर कैन विथस्टैंड विदाउट ब्रेकिंग व्हेन इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ विल बी। देखते हैं भाई, एक रिलेशन हमको ये पता है, एक रिलेशन हमको ये पता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यानी कि स्ट्रेस इज इक्वल्स टू ई इंटू एप्सिलॉन। पता है कि नहीं? हाँ सर, स्ट्रेस इज एफ बाय ए इज इक्वल्स टू ई, एप्सिलॉन इज, एप्सिलॉन क्या है भैया? स्ट्रेन है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, डेल्टा एल अपॉन एल, ठीक है ना। अब वो बोल रहा है कि लोड का वायर की लेंथ के साथ आप कोई रिलेशन बता सकते हो क्या? तो हम देख लेते हैं भैया, एफ इज इक्वल्स टू ई इंटू एप्सिलॉन एल अपॉन एल इनटू एरिया। लेंथ आपने क्या कर दी? हाफ कर दी। लेंथ आपने हाफ कर दी। चलिए, तो F1 ये था, F2 क्या होगा? F2 होगा भैया E, वही का वही है, डेल एल बाय एल बाय 2 कर दिया आपने, लेंथ बदल दी है, एरिया वही है, क्रॉस सेक्शन एरिया वही है। अब इसका रेशो अगर हम ले लेते हैं तो देखो क्या क्या कट जाएगा? ई कट जाएगा, ठीक है ना, डेल्टा एल कट जाएगा, ठीक है, ए कट जाएगा, ठीक है, क्या बचेगा? F1 बाय F2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एल, ये हो जाएगा कितना? ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये एल नीचे रहेगा, 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, हाँ सर, तो 1 अपॉन एल अपॉन 2 बाई एल, तो एल ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, एल से एल कट जाएगा, तो हम बोलेंगे कि जो F2 है वो क्या है? ट्वाइस ऑफ F1 है। जो F2 है वो क्या है? ट्वाइस ऑफ F1 है। मानते हो मेरी बात की नहीं? हाँ सर, तो ये बोल रहा है कि क्या हो जाएगा भाई? व्हेन इट्स द मैक्सिमम लोड अ वायर कैन विथस्टैंड विदाउट ब्रेकिंग व्हेन इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ विल बी डबल, ठीक है ना। ये देखो क्लियर है? हाँ सर क्लियर है एकदम। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको करते हैं क्लियर। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? द टेम्परेचर ऑफ अ वायर इज डबल्ड। अच्छा, टेम्परेचर की बात हो गई। टेम्परेचर ऑफ द वायर इज डबल्ड, द यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में आप क्या कह सकते हो? देखो, जब भी टेम्परेचर की बात आती है तो हमने थर्मल स्ट्रेसेस पढ़ी थी, है ना, हमने थर्मल स्ट्रेन पढ़ा था कि भाई जब भी आप किसी वायर को, या मैं बोलूं कभी भी आप किसी मेटालिक बार को, मान लीजिए इसकी लेंथ एल है ना, और इसका कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अल्फा है, इसको अगर आप हीट करते हो, क्या करते हो? इसको आप हीट करते हो, तो ये कितना एक्सपैंड हो सकती है फ्रीली? अगर इसको आप बोलो कि तुम फ्री हो एक्सपैंड होने के लिए, तो ये अगर हमने इसको गर्मी दी, यहां से हमने टेम्परेचर बढ़ाया, डेल्टा टी क्या कर दिया? बढ़ाया हमने, तो भैया ये फ्रीली कितना एक्सपैंड कर सकती है? तो हमने बोला भैया ये फ्रीली एक्सपैंड कर सकती है इतना डेल एल, ठीक,
ओके ये डेल एल की वैल्यू कितनी आया करती थी, डेल एल इज इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी, अगर आपको याद हो तो, ठीक है सर। ओके बात की है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का टेम्परेचर से क्या रिलेशन है, तो आइए जरा समझते हैं कि भैया E इज इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, मानते हो कि नहीं, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, हाँ सर मानते हैं। E इज इक्वल्स टू स्ट्रेस क्या होगा भाई, F अपॉन A, स्ट्रेस क्या होगा भैया, या मैं बोलूं अगर आप बात करो थर्मल स्ट्रेसेस की बात करो तो थर्मल स्ट्रेस क्या निकल कर आती थी, सिग्मा अल्फा डेल्टा टी ई आती थी कि नहीं आती थी, अरे हाँ कि ना। अगर ऐसे भी नहीं याद है आपको तो इस तरीके से देख सकते हो, E इज इक्वल टू स्ट्रेस इज F अपॉन A एंड स्ट्रेन इज, स्ट्रेन डेल्टा L अपॉन L होता है, यहां से L नीचे लेकर आ जाओ, डेल्टा L अपॉन L ये स्ट्रेन बन गया कि नहीं, किसके बराबर, अल्फा डेल्टा टी के बराबर। तो आप देख सकते हो कि E का अल्फा डेल्टा, E का डेल्टा टी से क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, तो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। इसका मतलब यह है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगा, कम होगा। तो यहां पर ऑप्शन है क्या, विल बिकम 4 टाइम्स, विल रिमेन सेम, विल डिक्रीज, तो आंसर क्या होगा, विल डिक्रीज। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगा, कम होता जाएगा, ठीक है। हाँ सर चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लियर करूं, बिल्कुल सर क्लियर करिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय अप्लाइंग अ लोड टू इट्स फ्री एंड, ठीक है, द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन द स्प्रिंग इज, अब कोई स्प्रिंग है भाई, ये कोई स्प्रिंग है, स्प्रिंग के फ्री एंड पे आपने क्या लगाया भाई, कोई फोर्स लगा दिया, कोई लोड लगा दिया, कुछ भी कर दिया, ठीक है ना। वो पूछ रहा है कि इसमें स्ट्रेन किस तरीके की आएगी, स्ट्रेन किस तरीके की आने वाली है। तो देखो भाई, एक तो इसके जब आप हायर क्लासेस में जाओगे ना तो आप स्प्रिंग में पढ़ोगे कि स्प्रिंग में फेलियर किस तरीके से होता है, जब आप हायर क्लासेस में जाओगे, अभी पढ़ना जरूरी नहीं है। जब भी आप स्प्रिंग पर फोर्स लगाते हो ना, जब भी आप स्प्रिंग पर फोर्स लगाते हो, मान लो इस तरीके से आपने फोर्स लगाया, तो इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो शियर में आ जाता है, किसमें आता है, शियर फोर्सेस आती है किसमें, क्रॉस सेक्शन में, और साथ ही साथ ये एफ फोर्स लगता है लॉन्गिट्यूडनली, ठीक है ना। तो यहां पर दो टाइप की स्ट्रेस आती है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस। तो अब स्ट्रेन की बात कर लें तो यहां अगर स्ट्रेस दो टाइप की आ रही है तो स्ट्रेन भी दो टाइप की आएगी, एक लॉन्गिट्यूडनल और एक शियर। तो देखिए यहां पर है क्या, हाँ तीसरा ऑप्शन है लॉन्गिट्यूडनल एंड शियर। ये लॉन्गिट्यूडनल और शियर स्ट्रेस स्प्रिंग के इनर फाइबर पे जाके सबसे ज्यादा होती है। तो जब भी स्प्रिंग फेल होती है तो इनर फाइबर से फेल होती है, मतलब हमेशा अंदर की तरफ से स्प्रिंग फेल होती है, बाहर की तरफ से नहीं, क्योंकि अंदर वाले पॉइंट पर लॉन्गिट्यूडनल और शियर स्ट्रेस की वैल्यू सबसे ज्यादा हो जाती है। तो जब दो टाइप के स्ट्रेस एग्जिस्ट करते हैं तो उन्हीं दो टाइप के स्ट्रेन भी एग्जिस्ट करेंगे। तो आंसर हो गया अपना सी, ठीक है। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, A rigid bar of mass m is supported symmetrically by 3 wires of each length L। एक रिजिड बार है मास m की जो सपोर्टेड है 3 वायर से, तीनों की वायर की लेंथ क्या है, L है, ठीक है। अब सिमेट्रिकली है, मतलब मान लो आप अगर कोई बार ले लो, हो सर कौन सी, मिल्की बार है, नहीं मिल्की बार नहीं, ये कोई बार है भैया आपकी, ठीक है। इस बार को सपोर्ट किया हुआ है 3 वायर्स ने, एक वायर ने यहां सपोर्ट किया है, एक वायर ने यहां सपोर्ट किया है, एक वायर ने यहां सपोर्ट किया है। ये डिस्टेंस आप सेम मान लो क्योंकि सिमेट्रिकली सपोर्ट किया है उसने बोला है, ठीक है ना। ये जो दोनों वायर हैं एंड पर है, जो एक्सट्रीम एंड पर है वो किसकी है, कॉपर की है, ठीक है ना। दोनों वायर जो एंड पर है वो किसकी है, कॉपर की है, और जो बीच में है वो किसकी है भाई, आयरन की है, आयरन की है, ठीक। द रेशियो ऑफ देयर डायमीटर्स इफ ईच इज टू हैव द सेम टेंशन इज इक्वल टू, मतलब आपको डायमीटर ऑफ कॉपर डिवाइड बाय डायमीटर ऑफ आयरन का रेशियो निकालना है। अगर वायर्स में क्या हो भाई, टेंशन सेम हो तो, फोर्स सेम हो तो, ठीक है। तो हमको इस रेशियो की तरफ चलना है। आइए चलते हैं, देखिए आप जानते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है कि नहीं। स्ट्रेस क्या होता है, F अपॉन A, और स्ट्रेन होता है डेल एल बाय एल, यानी कि ऊपर L जाएगा नीचे डेल एल जाएगा। मानते हो कि नहीं मानते, बिल्कुल मानते हैं सर। यहां पे वायर बोलिए तो वायर का एरिया क्या होगा, वायर का एरिया हो सकता है सर पाई बाय 4 इंटू डायमीटर का स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं सर, कोई परेशानी नहीं है। तो E इज इक्वल्स टू एफ एल अपॉन पाई बाय 4 इंटू डी का स्क्वायर इंटू डेल्टा एल। मानते हो कि नहीं, हाँ। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूं कि कॉपर वायर की सारी बातें होंगी तो यहां डायमीटर किसका आएगा, कॉपर वायर का आएगा, ठीक है। मानते हो कि नहीं मानते, हाँ सर मानते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें भैया आयरन वायर की, तो उसके लिए ये फॉर्मूला क्या बनेगा, 4FL, लेंथ भी सेम है भैया, है ना, लेंथ सेम है, अपॉन पाई डी आयरन का स्क्वायर
इंटू डेल्टा एल। ठीक है, हाँ सर बिल्कुल सही है। अब भैया रेशो के बारे में बात करते हैं। ये डायमीटर मैं छोटा लिख देता हूं, DC बाय DI, DC बाय DI। चलिए, तो अगर हम देखें यहां से DC की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो जरा, देखो DC की वैल्यू क्या आएगी, DC इज इक्वल टू अंडर रूट, ध्यान से देखना, अंडर रूट 4FL अपॉन EC इंटू पाई, EC इंटू पाई डेल्टा एल। सही लिखा क्या, डी स्क्वायर इधर चला गया है। ठीक है, हाँ सर, हमको DC अपॉन DI निकालना है, कर दें। इसका भी अगर आप रेशो लोगे तो DI कितना आएगा भाई, रूट लगाओगे तो DI आ जाएगा 4FL डिवाइडेड बाय EI इंटू पाई इंटू डेल्टा एल। कुछ दिक्कत, कोई परेशानी नहीं सर। फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन को। रिजिड बार ऑफ मास m is supported symmetrically by 3 wires each of length L. Those at each end are of copper and the middle one is of iron. The ratio of the diameter is to have the same tension is equal to. अब same tension मतलब F की वैल्यू सेम होने वाली है, तो अगर आप इसका रेशो लोगे तो F कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, F कट जाएगा, 4 कट जाएगा, लेंथ सेम है, लेंथ कट जाएगी, डेल एल कट जाएगा, पाई कट जाएगा। रेशो किसका बचेगा, सिर्फ और सिर्फ EC और EI का। मानते हो कि नहीं मानते, हाँ सर। तो चलो रेशो लेते हैं इसका। अगर मैंने इसका रेशो लिया, कैसे रेशो लिया, इस तरीके से रेशो लिया मैंने इसका, बताओ, इज इक्वल टू ये रेशो लिया, क्या क्या कट जाएगा, 4FL कट जाएगा, पाई डेल्टा एल कट जाएगा, पाई डेल्टा एल कट जाएगा, क्या बचेगा, DC बाय DI इज इक्वल टू अंडर रूट EI बाय EC। ये E क्या है भैया, जो यहाँ गामा से बता रहा है ये, ठीक है ना, ये गामा बोलता है, मैं E बोलता हूं। तो आप देखो DC बाय DI का रेशो अंडर रूट आयरन अपॉन कॉपर है क्या, हाँ सर ये है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर C। क्लियर है, पक्का 100%। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, हाँ सर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन होने वाला है। अ माइल्ड स्टील वायर ऑफ लेंथ 2L। देखो ऐसी एक वायर है जो 2 पिलर पे सपोर्टेड है, ठीक है ना, ये पिलर बना दिया मैंने ऐसे छोटे से बेकार से, है ना। वायर है 2L लेंथ की, या मैं इसको इस तरीके से बनाता हूँ थोड़ा और अच्छा लगेगा। L लेंथ यहाँ तक और यहाँ से L लेंथ, ठीक है ना। ये पॉइंट जो है वो पॉइंट है D पॉइंट, ठीक है ना। मान लिया मैंने, ये B है, ये D है, ये C है, और आगे देखते हैं। क्रॉस सेक्शनल एरिया A है होगा। वेल विद इन इलास्टिक लिमिट हॉरिजॉन्टली बिटवीन 2 पिलर्स अ मास M इज सस्पेंडेड। यहाँ से क्या किया गया है, एक मास M को सस्पेंड कर दिया गया है, ठीक है ना। यहाँ से एक मास M लटका दिया गया है। अब मास M लटकाया होगा तो क्या होगा भाई, समझना, इमेजिन करना, ये वायर नीचे खिसकेगी, है ना, वायर की तरफ लोड पड़ेगा तो वायर नीचे की तरफ आएगी कि नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी सर। तो चलो, वायर पे जब लोड डाला गया तो वायर कुछ ऐसी हो जाएगी, मान लिया हमने कुछ इस तरीके की, ठीक है ना, ये मास M लटका हुआ है, ठीक है ना। ओके, अब वो पूछ रहा है कि बताओ स्ट्रेन इन द वायर कितना है। अब देखो आप भाई, वायर खिंची है, लंबी तो हुई होगी, पक्की बात है लंबी हुई होगी, ठीक है ना। हमने माना कि यहां से यहां तक कितना खिंच गई भाई, वो x खिंच गई, कोई दिक्कत कोई परेशानी। इस पॉइंट को हमने मान लिया O पॉइंट, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। समझेंगे क्वेश्चन को बहुत आराम से। मैं ये मास हटा रहा हूं, है ना, और थोड़ा सा ये जो डायग्राम है ये थोड़ा बड़ा बना रहा हूं, है ना, ताकि हमको समझ में आए चीजें। तो लो भाई, डायग्राम मैंने बड़ा बनाया कुछ इस तरीके से। इतनी खिंचेगी नहीं वायर, बहुत छोटी, बहुत थोड़ी सी खिंचेगी। ये जो x मैं ले रहा हूं ये बहुत छोटा होगा, x इज वेरी 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 लेस देन लेंथ L, ठीक है। ओके, लेकिन दिखाने के लिए, समझने के लिए हम इसका x को क्या कर रहे हैं, थोड़ा बड़ा बना रहे हैं। चलिए वेरी गुड। ये पॉइंट क्या हो गया भाई, O पॉइंट हो गया हमारे लिए। हमसे पूछ रहा है कि भाई चेंज इन लेंथ बता दो, चेंज इन लेंथ बता दो। तो मैंने कहा चलो चेंज इन लेंथ आपको बताते हैं। चेंज इन लेंथ क्या होगा, जरा समझना, मैं यहाँ ज्योमेट्री का यूज करके लिख रहा हूँ। देखो BD प्लस DC ये टोटल लेंथ है 2L, और BO प्लस OC ये लेंथ अगर हमको पता चल जाए, हम इसको BD प्लस DC से माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। देखो क्या बोल रहा हूं, BO प्लस OC, BO प्लस OC माइनस BD प्लस DC, BD प्लस DC। मानते हो कि नहीं मानते, हाँ कि ना, हाँ सर बिल्कुल। हम ये भी जानते हैं कि भाई ये जो है BO वो OC के बराबर होगा। BO किसके बराबर होगा, सिमेट्री से OC के बराबर होगा, ठीक है सर। तो डेल एल हम क्या लिख सकते हैं, BO प्लस OC की जगह क्या मैं इसको ट्वाइस ऑफ BO लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। BD DC के बराबर है, ये भी हमको दिख रहा है, तो क्या मैं DC की जगह BD लिख सकता हूं, हाँ सर। तो ये कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ BD, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं सर, ठीक है। BO OC के बराबर है और BD
DC के बराबर है, ठीक है। हाँ सर, ठीक है भाई। तो आप ट्वाइस ऑफ BO बता सकते हो क्या कितना होगा? ट्वाइस ऑफ BO बता सकते हो कितना होगा? सर बताते हैं, एक सेकेंड रुकिए। माइनस BD कितना होगा? BD तो L है, ट्वाइस ऑफ L हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ L हो जाएगा, ठीक। ये BO बताओ कितना होगा? BO बताओ कितना होगा? पाइथागोरस लगाओ। BO होगा एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा? अरे हाँ कि ना, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट, बिल्कुल सही सर। लो भाई, ट्वाइस ऑफ क्या बोल रहा हूं मैं? एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट 1/2, यही होगा क्या? हाँ सर यही होगा। माइनस 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 ट्वाइस ऑफ एल, कोई दिक्कत कोई परेशानी इस चीज में? नहीं सर कोई परेशानी नहीं है, समझ में आया यहां तक? हाँ सर। अब देखो कॉमन क्या क्या निकल सकता है, मैं एल स्क्वायर कॉमन निकाल लूं यहां से, बिल्कुल निकाल लीजिए सर। तो ये देखिए यहां सॉल्व कर रहा हूं मैं आगे क्वेश्चन को, इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ, ब्रैकेट के अंदर एल स्क्वायर बाहर निकालता हूं, एल स्क्वायर क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर, या मैं लिख सकता हूं 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, ठीक है। एल स्क्वायर बाहर नहीं आएगा, एल स्क्वायर तो यहां बाहर आएगा, ठीक है ना। रूट से बाहर निकलने के बाद एल बन जाएगा वो 1/2, ठीक है। हाँ सर, माइनस 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 ट्वाइस ऑफ एल, ठीक है। हाँ सर, तो अब हम देखो इससे क्या कॉमन ले सकते हैं? एल कॉमन ले सकते हैं, एल बाहर कॉमन ले लो। नहीं, अरे देखो ना भैया, इसको आप 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या बन जाएगा? 2L बन जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं सर। इस ब्रैकेट को हटाओ, इस तरीके से लिख लो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं सर। क्या कॉमन निकल सकता है? 2L कॉमन निकल सकता है। तो 2L कॉमन निकाला, अंदर क्या बचा? अंदर बचा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय एल स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस 1। सही कहा कि नहीं कहा? अरे सही कहा कि नहीं कहा? बिल्कुल सही कहा सर। अब आप यहां देखो, मैंने आपको बताया था x इज वेरी 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 लेस देन l, तो यहां हम बाइनोमियल एक्सप्रेशन खोल सकते हैं कि नहीं खोल सकते? ये 1/2 उतर के आगे आ जाएगा, आगे आ जाएगा। हाँ सर, तो लो भैया, ट्वाइस ऑफ l ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 1/2 उतार के बाहर लाओ, एक्स स्क्वायर बाय एल स्क्वायर माइनस 1, हाँ कि ना? हाँ सर, ये 1 से ये 1 कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा सर, ठीक है। क्या बचेगा? 2L मल्टीप्लाई होगा अंदर, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, L से ये स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर बाय एल। सही लिखा कि नहीं लिखा मैंने? बिल्कुल सही लिखा है सर। तो यहां पर जो डेल एल था वो कितना निकल कर आ रहा है? देखिए डेल एल जो निकल कर आ रहा है वो आ रहा है एक्स स्क्वायर बाय एल के बराबर। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, आपको निकालना क्या था? आपको स्ट्रेन निकालना है। स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन इज चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ कितनी है? 2L है, और चेंज इन लेंथ कितनी आई है? एक्स स्क्वायर बाय एल। तो एक्स स्क्वायर बाय एल करोगे तो ये कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बाय 2L स्क्वायर। क्या ऑप्शन है क्या कोई सा? एक्स स्क्वायर बाय 2L स्क्वायर, ये है आपका सही ऑप्शन। समझ में आया कैसे किया है? कुछ भी नहीं किया, सिंपल मैथ्स लगाई, थोड़ी सी ज्योमेट्री देखी, आंसर हमारे पास आ गया है। इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। कर लिया? चलिए क्या करता हूं, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिल्कुल सर, क्या है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन? A rectangular frame is to be suspended symmetrically by two strings of equal length on two supports figure. It can be done in any one of the following three ways. एक रेक्टेंगुलर ऐसा फ्रेम है, इसको 3 तरीके से टांगा जा सकता है, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। बताओ, पूछ रहा है द टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी, सबसे कम किसमें होगी? टेंशन सबसे कम किसमें होगी, ये हमको बताना है। ध्यान से देखेंगे, मैं इस केस को उठाता हूं, ठीक है ना, इस केस को उठाता हूं और यहां देखता हूं कि इसका हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना है? थीटा, ठीक है ना। मान लिया यहां पर टेंशन टी है, तो ये कितना होगा? टी कॉस थीटा, और ये कितना होगा? टी साइन थीटा, है ना। हमको एंगल से टेंशन का रिलेशन चाहिए। अगर हमको एंगल से टेंशन का रिलेशन पता चल गया तो बस हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। चलिए, ये कितना हो जाएगा? ये भी हो जाएगा टी कॉस थीटा, और ये कितना हो जाएगा? टी साइन थीटा, ठीक है ना। टी साइन थीटा, टी कॉस थीटा। अब ये टी कॉस थीटा एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे कि नहीं? बिल्कुल कर लेंगे सर। टी कॉस थीटा को बैलेंस कर लेंगे। और नीचे की तरफ क्या लग रहा है भाई? नीचे की तरफ क्या लग रहा है? नीचे की तरफ क्या लग रहा है? इसको मिटा देता हूं। चलो, नीचे की तरफ लग रहा है mg, ठीक है, ओके। अच्छा, इसको ये बना ही देता हूं यार, क्यों फालतू मिटाऊं, इसको काट देता हूं, है ना। ये है भाई थीटा एंगल, यहां से बन रहा है, ये है टी कॉस थीटा, है ना, ये एंगल था थीटा,
और ये एंगल भी था क्या भैया, थीटा, और ये कितना था भैया, टी कॉस थीटा। तो मैंने आपको ये बोला कि इसको ये बैलेंस कर देगा, ठीक है, खत्म, काट देंगे एक दूसरे को। टी साइन थीटा मिलके किसको बैलेंस करेंगे, mg को बैलेंस करेंगे। तो यहां मैं बोल सकता हूं 2t साइन थीटा इक्विलिब्रियम की कंडीशन में 2t साइन थीटा इज इक्वल्स टू mg, हाँ कि ना, ठीक है सर। तो t इज इक्वल्स टू mg अपॉन टू साइन थीटा, mg अपॉन टू साइन थीटा, हाँ कि ना, हाँ सर, mg अपॉन टू साइन थीटा। अब आप ये छोड़ो, mg को छोड़ो, 2 को छोड़ो, आप देखो टेंशन का आपके पास थीटा के साथ रिलेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ सर। जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ती है वैसे वैसे साइन थीटा की भी वैल्यू बढ़ती है, जैसे जैसे थीटा कम होता है वैसे वैसे साइन थीटा की वैल्यू भी कम होती है। तो आप देख सकते हो कि थीटा के साथ, या मैं बोलूं साइन थीटा के साथ इनवर्स रिलेशन है हमारे टेंशन का कि नहीं, हाँ सर, बिल्कुल सही कह रहे हो, है ना। साइन थीटा में, अब देखो कॉस में उल्टा होता है, जैसे जैसे थीटा की वैल्यू आप कम करते हो कॉस थीटा की वैल्यू बढ़ती है, और जैसे जैसे आप थीटा की वैल्यू बढ़ाते हो कॉस थीटा की वैल्यू कम होने लगती है। लेकिन साइन थीटा में उल्टा है, जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ाओगे साइन 91 होता है ना, साइन 00 होता है। तो जैसे जैसे आप थीटा की वैल्यू बढ़ाते हो साइन थीटा भी बढ़ता है, जैसे जैसे आप थीटा की वैल्यू कम करते हो साइन थीटा भी कम होता है, ठीक। तो भाई अगर हम यहां से थीटा की वैल्यू बढ़ाते जाए, देखो आप धीरे 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 करके यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, हाँ, थीटा बढ़ बढ़ के 90 डिग्री हो जाएगा। ये देखो यहाँ 90 डिग्री और यहाँ 90 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा, मानते हो कि नहीं, हाँ कि सर, हाँ सर, बिल्कुल सही किया। तो हम ये बोल रहे हैं भैया कि थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री, साइन 90 हो जाएगा 1, सबसे ज्यादा बड़ी वैल्यू, सबसे ज्यादा बड़ी वैल्यू किसकी, हमारे साइन थीटा की, ठीक है। तो भैया जब साइन थीटा यहाँ मैक्सिमम होगा तो टी मिनिमम नहीं हो जाएगा, हाँ सर। तो यही चीज तो मैं आपको समझा रहा था कि साइन थीटा जब मैक्सिमम होगा वहीं पे जाके टी क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बस तो हम यहाँ देख सकते हैं इस केस में थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, साइन थीटा मैक्सिमम हो जाएगा और हमारा टेंशन मिनिमम हो जाएगा, हमारा भी टेंशन मिनिमम हो जाएगा, इसके लिए भी टेंशन मिनिमम हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं लीस्ट इन बी, लीस्ट इन दिस केस बी, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, बढ़िया, बहुत बढ़िया, समझ लिया है हमने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको करता हूं मैं क्लियर। आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई। ओहो हो, consider two cylindrical rods of identical dimensions, one of is rubber and other is of steel, ठीक है। both the rods are fixed rigidly at one end to the roof, रूफ से क्या किया, एक रबर की रॉड ली और एक स्टील की रॉड ली और दोनों को क्या कर दिया, रूफ से एकदम फिक्स कर दिया, सीलिंग से फिक्स कर दिया, ठीक है। a mass m is attached to each of the free ends, दोनों ही रॉड में हमने, जो एक रबर की थी और एक स्टील की थी, दोनों में ही हमने m मास का क्या लगा दिया, एक फ्री एंड पे m मास लगा दिया, ठीक है। एट द सेंटर ऑफ रॉड्स, ये भी बोल दिया है कि रॉड जो था वो हमने सेंटर, जो हमारा मास था वो हमने सेंटर ऑफ रॉड पे लटकाया है ना। एक बार डायग्राम बनाकर दिखा देता हूं आपको, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये बोलना चाह रहा है वो, देखो ये ऐसी रॉड है, ओहो, ये ऐसी रॉड है ना, एक रबर की रॉड है और एक स्टील की रॉड है, ठीक है ना। ओके सर, दोनों को क्या कर दिया गया भाई, सीलिंग से लटका दिया गया है। अब बोला कि भैया इस पे मास लटका दो, मास चढ़ा दो, है ना, सेंटर ऑफ रॉड पे क्या चढ़ा दो भाई, ऐसे मास चढ़ा दो। तो हमने सेंटर ऑफ रॉड पे क्या कर दिया भाई, ऐसे एम मास चढ़ा दिया, ये एम मास चढ़ा दिया, ठीक है, एम और ये एम, ठीक है, हाँ सर, ठीक है। अब वो पूछ रहा है जो, उसको पढ़ते हैं। बोथ द रॉड्स विल elongate बट देयर शैल बी नो perceptible change in shape, अच्छा। द स्टील रॉड विल elongate and change shape but the rubber rod will not, बट रबर रॉड विल ओनली इलोंगेट, अच्छा। मतलब यहां पर ये बोल रहा है कि स्टील रॉड जो है वो इलोंगेट भी होगी और शेप भी चेंज करेगी। अब भाई कोई चीज लंबी होगी तो वो पतली भी तो होगी, ठीक है, ऐसा उसका मानना है। बट वो बोल रहा है ऐसा रबर के साथ नहीं होगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। हम जानते हैं कि जो ई होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, वो किसके लिए ज्यादा होता है, स्टील के लिए ज्यादा होता है, रबर के लिए कम होता है, ठीक है ना। मतलब सेम डिफॉर्मेशन लाने के लिए अगर आपको मैं स्टील रॉड दे दूं और एक रबर की रॉड दे दूं, दोनों में बोलूं कि सेम डिफॉर्मेशन लाना है, बताओ किस में ज्यादा फोर्स लगेगा, तो आप बोलोगे कि हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा स्टील की रॉड में सेम डिफॉर्मेशन लाने के लिए, इसलिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्टील का ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो भाई ये पहला ऑप्शन भी गलत हो गया, दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया, ठीक है ना। स्टील लंबा हो जाएगा लेकिन उसके शेप में आपको कोई खास अंतर नहीं दिखेगा। याद करो जब मैंने आपको पढ़ाया था यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में, जब हम ऐसे रॉड को पकड़ते हैं, स्टील रॉड को, उसको खींचते हैं, तो हमको बहुत देर तक उसमें इलोंगेशन दिखता है लेकिन उसकी शेप में चेंज दिखाई नहीं देता, बहुत देर बाद शेप में चेंज दिखाई देता है, ठीक है। द स्टील रॉड विल elongate without any perceptible change in shape but the rubber rod will elongate and the shape of the bottom edge will change to an ellipse, अच्छा। नेक्स्ट ऑप्शन, the steel rod will elongate without any perceptible change in shape but the rubber rod will elongate with the shape of the bottom edge tapered to a tip at the center,
अच्छा, वो बोल रहा है कि जो स्टील रॉड है वो इलोंगेट तो करेगी बट उसके शेप में कोई चेंज नहीं आएगा, बट द रबर रॉड विल इलोंगेट, रबर की रॉड जो होगी वो इलोंगेट होगी विद द शेप ऑफ द बॉटम एज टेपर्ड टू अ टिप एट द सेंटर। मतलब ऐसे करके रबर की जो रॉड है, रबर की जो रॉड है वो कैसी हो जाएगी, टेपर हो जाएगी। कैसी टेपर हो जाएगी आपको दिखाता हूं, लंबी होगी और ऐसी टेपर हो जाएगी, ऐसी ऐसी टेपर, पतली हो जाएगी, ऐसी पतली हो जाएगी, देखिएगा ऐसी टेपर हो जाएगी। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझ गए, ऐसी टेपर हो जाएगी, ठीक है, लंबी भी हो जाएगी और ऐसी टेपर हो जाएगी, ऐसी पतली हो जाएगी, ठीक है ना। हाँ सर, तो मुझे लगता है कि ऑप्शन क्या है भाई, डी एकदम सही है, ठीक है सर। चलो आगे बढ़े। हाँ सर आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, द स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ फॉर टू मटेरियल्स आर शोन इन द फिगर। अच्छा, मटेरियल 2 इज मोर इलास्टिक देन मटेरियल 1। अब देखो मटेरियल 2 देखो और मटेरियल 1 देखो। मटेरियल 2 के लिए देखो अल्टीमेट स्ट्रेंथ आप ये बोलो यहां से लेके यहां तक लीनियर लिमिट थी, लीनियर लिमिट के जस्ट थोड़ी सी बाद आपकी इलास्टिक लिमिट होती है। सेम यहां देखो इसकी लीनियर लिमिट ज्यादा है, ये देखो इसकी लीनियर लिमिट ज्यादा है, तो ये मटेरियल ज्यादा इलास्टिक हुआ है ना, इसकी लीनियर लिमिट ज्यादा है तो ये मटेरियल, अरे हुक्स लॉ फॉलो होता है ना जहां लीनियर लिमिट रहती है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो भैया इसकी लीनियर लिमिट ज्यादा दूर है तो हम बोलेंगे कि यहां मटेरियल ज्यादा इलास्टिक है, ठीक है। तो मटेरियल 2 इज मोर इलास्टिक देन मटेरियल 1 एंड हेंस मटेरियल 2 इज मोर ब्रिटल। अब ब्रिटल की बात कैसे करेंगे जरा देखेंगे। देखो भाई यहां पर आप देख रहे हो उसका प्लास्टिक रीजन, इसको हम बोलते हैं प्लास्टिक रीजन, इसका प्लास्टिक रीजन काफी ज्यादा बड़ा है ना, मतलब ये मटेरियल ब्रिटल तो नहीं है, मेलिएबल है, ये मटेरियल खिंचता जा रहा है, खिंचता जा रहा है, इसकी प्लास्टिसिटी ज्यादा है। लेकिन आप यहां देखो इसकी प्लास्टिसिटी बड़ी कम है, प्लास्टिक रीजन कितना छोटा सा है ना, तो ये मटेरियल ज्यादा ब्रिटल हुआ क्योंकि इसका फ्रैक्चर पॉइंट तुरंत आ रहा है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ के बाद तुरंत इसका फ्रैक्चर पॉइंट आ जा रहा है, तो ये मटेरियल ब्रिटल ज्यादा है। क्लियर, पक्का? हाँ, इलास्टिसिटी है उसमें, इलास्टिक क्या बोला, मोर इलास्टिक है, बट उसमें ब्रिटल नेचर भी है, ये बात भी देखो आप। तो हम बोल रहे हैं मटेरियल 2 इज मोर इलास्टिक देन मटेरियल 1 एंड हेंस मटेरियल 2 इज मोर ब्रिटल। रीजन क्या है उसके पीछे, समझे कि नहीं समझे? आगे दूसरा ऑप्शन भी देखें, मटेरियल 1 एंड मटेरियल 2 हैव द सेम इलास्टिसिटी, नहीं, मटेरियल 2 इज मोर इलास्टिक ओवर अ लार्जर रीजन ऑफ स्ट्रेन एज कंपेयर टू 1, छोड़ो, मटेरियल 2 इज मोर ब्रिटल देन मटेरियल 1, ये भी सही है। मटेरियल 2 इज मोर ब्रिटल देन मटेरियल 1 बिल्कुल सही ऑप्शन है। मटेरियल 2 इज मोर इलास्टिक देन मटेरियल 1 एंड हेंस, हेंस नहीं बोलना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर कोई मटेरियल ज्यादा इलास्टिक हो किसी दूसरे मटेरियल से तो वो जरूरी हो कि ब्रिटल होगा। हेंस क्यों बोला है, ये गलत है, हेंस नहीं बोलना चाहिए था, ये बोलना एकदम सही है कि मटेरियल 2 इज मोर ब्रिटल देन मटेरियल 1 एंड मटेरियल 2 इज इलास्टिक ओवर अ लार्ज रीजन ऑफ स्ट्रेन एज कंपेयर टू 1, ये भी गलत है क्योंकि प्लास्टिक रीजन नहीं है। समझे कि नहीं समझे? ठीक है भाई, तो हम यहां पर ऑप्शन देखेंगे जो सबसे एप्रोप्रिएट लग रहा है हम उसे चूज करेंगे। नहीं, बी ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं लग रहा मुझे, बिल्कुल ऑप्शन सही नहीं है। सी वाला ऑप्शन भी सही नहीं लग रहा है। मटेरियल 2 इज मोर इलास्टिक देन मटेरियल 1, यहां तक मुझे स्टेटमेंट बिल्कुल सही लग रहा है, ठीक। एंड हेंस मटेरियल 2 इज मोर ब्रिटल, अब हेंस नहीं बोलना चाहिए था, अगर यहां हेंस की जगह लिखा होता एंड मटेरियल 2 इज मोर ब्रिटल तो हम समझ जाते क्या ये ऑप्शन भी सही है। हेंस बोला, मेरे हिसाब से वो नहीं करना चाहिए था, इसका आंसर सिर्फ डी होना चाहिए, ठीक। मटेरियल 2 इज मोर ब्रिटल देन मटेरियल 1 और इलास्टिक भी है, मैं ये भी बोलूंगा कि मटेरियल 2 जो है वो ज्यादा इलास्टिक है एज कंपेयर टू मटेरियल 1। क्यों, मैंने आपको रीजन बता दिया, लीनियर लिमिट ज्यादा दिख रही है हमको मटेरियल 2 में, ठीक है। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, a wire is suspended from the ceiling and stretched under the action of weight F suspended from its another end, the force exerted by ceiling on it is equal and opposite to weight, ठीक है। टेंसाइल स्ट्रेस एट एनी क्रॉस सेक्शन ए ऑफ द वायर इज F by A। अब भैया कोई सीलिंग से आपने क्या लटका दी भाई, वायर लटका दी है, सीलिंग है, सीलिंग से कोई वायर लटका दी आपने, ठीक, सीलिंग से वायर लटका दी एंड स्ट्रेच्ड अंडर द एक्शन ऑफ वेट F, ये F फोर्स लगती है, ठीक, ठीक है। द फोर्स एक्सर्टेड बाय सीलिंग ऑन इट इज इक्वल एंड अपोजिट टू द वेट, ठीक है भाई, मान लिया हमने। टेंसाइल स्ट्रेस एट एनी क्रॉस सेक्शन, मान लीजिए कोई क्रॉस सेक्शन है, यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस आपको निकालना है तो सिग्मा क्या होगा भाई, F by A ही तो होगा, सही बोल रहा है, F by A, ठीक है, पहला ऑप्शन एकदम सही है। टेंसाइल स्ट्रेस एट एनी क्रॉस सेक्शन 0 हो ही नहीं सकता, टेंसाइल स्ट्रेस एट एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इज 2F by A नहीं हो सकता, टेंशन एट एनी क्रॉस सेक्शन A ऑफ द वायर इज F। अगर बोला जाए कि टेंशन निकालो तो टेंशन खुद ब खुद किसके बराबर आएगी, F के बराबर ही आएगी, तो ऑप्शन डी भी क्या हो गया, एकदम सही हो गया, ठीक है। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओहो बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है। अ रॉड ऑफ लेंथ L, अ रॉड ऑफ लेंथ L
and negligible mass is suspended and its two ends by two wires of steel. वायर A जो है वो स्टील का है and वायर B is of aluminium, ठीक है, of equal length figure, ठीक है. The cross sectional areas of wires A and B are 1 mm square and 2 mm square, ठीक है. इसका एरिया स्टील का कितना है भैया 1 mm स्क्वायर ऑफ ए एंड एरिया ऑफ एल्यूमिनियम कितना है 2 mm स्क्वायर, ठीक है, 2 mm स्क्वायर, ठीक. आपको यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी दे दिया है एल्यूमिनियम का, स्टील का. पूछ क्या रहा है, अ मास m शुड बी सस्पेंडेड क्लोज टू वायर A टू हैव इक्वल स्ट्रेसेस इन बोथ द वायर्स, ठीक है. मास m शुड बी सस्पेंडेड क्लोज टू B टू हैव इक्वल स्ट्रेसेस इन बोथ द वायर्स. अब भाई मास को इस तरीके से लटकाया जाए कि अगर वो B के पास हो तो उसमें इक्वल स्ट्रेस हो, कि A के पास हो तो इक्वल स्ट्रेस हो, तो हमको वो लटका के देखना पड़ेगा. मान लेते हैं हम मास को लटकाते हैं B के पास. किसके पास लटका के देखते हैं, B के पास लटका के देखते हैं. आइए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे दिमाग से थोड़ा सा, आ जाओ. ये आपकी रॉड है भैया, ठीक, और इसको 2 वायर से लटकाया गया है. एक ये है सीधी, ठीक, और एक ये, ठीक है ना. छत बना देता हूं मैं हरे कलर से, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं. लो, अरे 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 मिट कैसे गया, आ जाओ. ठीक है सर, ओके. अब देखो समझना कोशिश करना. दिस इज स्टील वायर, दिस इज स्टील वायर, तो इस पे जो फोर्स आएगा मान लिया हमने वो Fs आएगा. दिस इज एल्यूमिनियम वायर, हमने मान लिया यहाँ पर जो फोर्स आएगा वो FAL आएगा, ठीक. मास हम बोल रहे हैं दिस इज पॉइंट A एंड दिस इज पॉइंट B. मैं बोल रहा हूँ कि मास को मैं लटका रहा हूँ कहाँ, B पॉइंट के पास. मास को मैंने लटका दिया B पॉइंट के पास. कितनी दूर, x दूर. टोटल लेंथ कितनी है वायर की, L लेंथ है ना, और ये कितना हुआ L माइनस x बचा, ठीक. हम जानते हैं भाई मास को यहाँ लटकाओगे तो टॉर्क तो प्रोड्यूस होने वाला है, टॉर्क तो प्रोड्यूस होगा. इस पॉइंट को आप O पॉइंट ले लो, ठीक है ना. तो हमको नेट टॉर्क क्या चाहिए भैया, हमको नेट टॉर्क 0 चाहिए. अगर हमको बैलेंस कंडीशन चाहिए तो हमको नेट टॉर्क क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा, ठीक है सर. ये भी हम देखते हैं. अच्छा समझो, एक टॉर्क बनाएगा ये फोर्स, एक टॉर्क बनाएगा ये फोर्स, एक टॉर्क बनाएगा इसका फोर्स. बट हम किस पॉइंट के अबाउट लेंगे, हम किस पॉइंट के अबाउट लेंगे, हम किसी पॉइंट O के अबाउट ले लेते हैं, इस पॉइंट के अबाउट ले लेते हैं, ठीक है. तो लेते हैं क्योंकि इन दोनों फोर्स के बीच में रिलेशन चाहिए ना, तो हम इस पॉइंट O के अबाउट टॉर्क 0 करते हैं. तो टॉर्क अबाउट पॉइंट O इज इक्वल टू 0. दिस इंप्लाइज FA इंटू L, FAL इंटू डिस्टेंस कितना है x. कैसा बनेगा भाई ये कैसा बन रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको हम ले लेते हैं माइनस, ठीक है. तो दूसरा वाला कैसा बन रहा है क्लॉकवाइज, को आप पॉजिटिव ले लो, FS इंटू L माइनस एक्स इंटू L माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है. हाँ सर ठीक है. रेशो लेते हैं भैया, F इसको इधर लेकर गए तो क्या बचेगा, FAL x इज इक्वल टू FS इंटू L माइनस एक्स, ठीक है ना. चलो तो FAL एल्यूमिनियम अपॉन FS इज इक्वल टू L माइनस एक्स अपॉन एक्स, ठीक है ना. ये आ गया हमारे पास रेशो. अब उसने बोला है कि अगर आप अपना मास B पॉइंट के पास लटकाते हो तो क्या दोनों ही वायर में स्ट्रेस सेम होगी क्या, ऐसी कंडीशन वो आपको दे रहा है. तो हम मान लेते हैं खुद से कि हाँ भाई दोनों ही वायर में स्ट्रेस सेम आई जब हमने इस मास को इस B पॉइंट से x दूर लटकाया, ठीक है ना. तो हम बोल रहे हैं स्ट्रेस इन स्टील वायर इज इक्वल टू स्ट्रेस इन एल्यूमिनियम वायर. ऐसा हमने माना क्योंकि उसने बोला है ऐसा होना चाहिए, ठीक है भाई. करके देखते हैं. स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया. तो फोर्स इन स्टील वायर अपॉन एरिया ऑफ स्टील वायर इज इक्वल्स टू फोर्स इन एल्यूमिनियम वायर डिवाइड बाय एरिया ऑफ एल्यूमिनियम वायर, ठीक है. आप जानते हो F एल्यूमिनियम डिवाइडेड बाय FS का रेशो किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ एल्यूमिनियम वायर डिवाइड बाय एरिया ऑफ स्टील वायर के बराबर. क्या आपको FAL बाय FS का रेशो पता है, FS का रेशो पता है, हाँ सर, L माइनस एक्स बाय एक्स, L माइनस एक्स बाय एक्स. क्या आपको एरिया का रेशो पता है, देख लेते हैं. हाँ सर पता है, एक का एल्यूमिनियम का एरिया 2 mm स्क्वायर है, इसका 1 mm स्क्वायर है. तो अगर आप इसका और इसका रेशो लोगे तो आंसर 2 आने वाला है. तो ठीक है, एल्यूमिनियम अपॉन AS ये कितना होगा 2 mm स्क्वायर, ये होगा 1 mm स्क्वायर. तो रेशो कितना आ गया, 2 का आ गया, ठीक है. तो L माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2x, ठीक है. कितना हो जाएगा, L इज इक्वल्स टू 3x, ठीक. x इज इक्वल्स टू L बाय 3, x इज इक्वल्स टू L बाय 3. आई मेरी बात समझ में. मतलब आप अगर इस मास को यहां से L बाय 3, B से L बाय 3 दूर लटका दो
तो ये बात पक्की है कि इस वायर और इस वायर में आने वाले स्ट्रेसेस क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, पक्की बात। हाँ, तो चलो कोई ऑप्शन है ऐसा, मास m शुड बी सस्पेंडेड क्लोज टू b टू हैव इक्वल स्ट्रेसेस इन बोथ द वायर्स, बिल्कुल सही बात है। ठीक, आगे बोला मास m शुड बी सस्पेंडेड एट द मिडल ऑफ द वायर्स टू हैव इक्वल स्ट्रेसेस इन बोथ द वायर्स, नहीं ये तो नहीं है, हमने देख लिया। मास m शुड बी सस्पेंडेड क्लोज टू वायर a टू हैव इक्वल स्ट्रेन, अब आपको स्ट्रेन भी देखना पड़ेगा। स्ट्रेस की तो चलो बात हो गई, अब स्ट्रेन भी देखना पड़ेगा, तो चलो स्ट्रेन की बात कर लेते हैं भैया। टू हैव इक्वल स्ट्रेन, ये आपको समझ में आया, इसको मिटा दूं? हाँ सर बिल्कुल मिटा दो, आ जाओ। अब स्ट्रेन इक्वल करके देखते हैं। स्ट्रेन इन स्टील वायर शुड बी इक्वल टू स्ट्रेन इन एल्यूमिनियम वायर, कब? जब आपका मास किसके पास लटका हो, ए के पास लटका हो। अब मास को आपने कहाँ लटका दिया, ए के पास लटका दिया, ध्यान से सुनना। ठीक है, आइए, स्ट्रेन क्या होता है भैया, स्ट्रेस इज इक्वल टू ई इंटू एप्सिलॉन। तो स्ट्रेन क्या होगा, स्ट्रेस अपॉन ई होगा कि नहीं होगा? हाँ सर होगा। तो आप स्ट्रेन को लिख सकते हो स्ट्रेस इन स्टील वायर डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील, ठीक है, इज इक्वल्स टू स्ट्रेस इन एल्यूमिनियम वायर डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ एल्यूमिनियम। स्ट्रेस इन स्टील वायर आप कैसे लिख सकते हो, स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स इन स्टील वायर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्टील वायर इनटू ES इज इक्वल्स टू F in aluminium wire divided by area of aluminium wire into E of aluminium। ठीक है, हाँ सर। तो आप देखो FS FL, ये देखो इसका रेशो फिर से आने लग गया। मैं इसको यहां से उठाता हूं, इधर ले जाता हूं। क्या लिखा था भाई, इधर लिखा था हमने AAL, ठीक है ना। तो यहाँ आ जाएगा FS, यहाँ आ जाएगा एरिया ऑफ एल्यूमिनियम वायर इंटू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ एल्यूमिनियम वायर, ये हो गया FS। रेशो कितना है इनका, L माइनस एक्स बाय एक्स, L माइनस एक्स बाय एक्स, देखो फटाफट होता जा रहा है, L माइनस एक्स बाय एक्स। ठीक, एरिया का रेशो कितना है, AAL अपॉन AS का रेशो कितना है, 2, मानते हो कि नहीं? हाँ सर। इसकी वैल्यू आपको गिवन है सर। एल्यूमिनियम की आपको E गिवन है और आपको स्टील का एक E गिवन है, कितना, 270 10 टू द पावर 9 10 टू द पावर 9 कट जाएगा, ठीक है, 270। चलो चलिए भैया, तो 2 इंटू एल्यूमिनियम का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 70, स्टील का इज 200 10 टू द पावर 9 कट जाएगा, इज इक्वल्स टू L माइनस एक्स अपॉन एक्स। ठीक, 0 से 0 गया, 2 10 कितना आ गया, L माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 7/10, मानते हो कि नहीं? हाँ सर। तो ये कितना हो जाएगा, 10L माइनस 10x इज इक्वल्स टू 7x। ठीक है, ये इधर जाएगा, जुड़ जाएगा, 17x आ जाएगा इज इक्वल्स टू 17x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 17, x की वैल्यू आ जाएगी 10L/17। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? अब x क्या हो गया, अब x ये हो गया, क्लियर है? हाँ सर। तो ये वाला जो ऑप्शन था, डी वाला ऑप्शन, ये भी एकदम करेक्ट हो गया कि भाई अगर आपको स्ट्रेन इक्वल करनी है तो आपको m मास को A वायर के पास ले जाना पड़ेगा, और अगर आपको स्ट्रेस इक्वल करनी है तो आपको m मास को B वाले पॉइंट के पास ले जाना पड़ेगा। ठीक है, सॉल्व किया हमने पूरे क्वेश्चन को, क्लियर है? हाँ सर। चलो आगे बढ़ते हैं, क्लियर करता हूं मैं इसको, आप चाहो तो उसको नोट डाउन कर सकते हो। चलिए, बढ़िया है ना। ये क्वेश्चन वाली सीरीज है, तो आपको हो सकता है थोड़ी सी नींद आ रही हो कि अरे कितने क्वेश्चन कर रहे हैं सर। आप तो थोड़ा पानी की बोतल लेकर अपने पास बैठा करो, और अगर आप क्वेश्चन सीरीज में आ गए हो सिर्फ लेक्चर को देखने, तो फिर लेक्चर देखने का कोई मतलब नहीं है। आपको पेन पेपर लेकर बैठना है। पेन पेपर लेकर जब तक नहीं बैठोगे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आएगा ही नहीं। हाथ पैर नहीं चलेंगे तो नींद ही आएगी ना। आदमी जब सोता है तो क्या हाथ पैर चलाता है क्या? नहीं, शांति से सोता है ना सीधा। तो अगर आप लेक्चर देखते हुए सिर्फ शांति से बैठे रहोगे तो नींद ही आनी है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं आना। ठीक है, प्लीज इसलिए बोल रहा हूं कि पानी की बोतल लेकर बैठो, पेन पेपर लेकर बैठो, दिमाग लेकर बैठो और क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? फॉर एन आइडियल लिक्विड द बल्क मॉड्यूलस इज इनफाइनाइट। बल्क मॉड्यूलस क्या होता है? बल्क मॉड्यूलस क्या होता है? बल्क मॉड्यूलस होता है चेंज इन प्रेशर अपॉन चेंज इन वॉल्यूम। यही होता है कि नहीं होता? या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। हाँ सर, बिल्कुल सही कहा। तो आइडियल लिक्विड के लिए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना होगा, मुझे बताओ। आइडियल लिक्विड के लिए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना होगा? दिस इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। भैया आइडियल लिक्विड इनकम्प्रेसिबल होता है। आइडियल लिक्विड डेंसिटी चेंज इन डेंसिटी इज 0। चेंज इन डेंसिटी इज 0, यानी कि इनकम्प्रेसिबल होता है। आइडियल लिक्विड इनकम्प्रेसिबल होता है।
हाँ कि ना, हाँ सर। तो अगर इनकम्प्रेसिबल हुआ तो वॉल्यूमेट्रिक चेंज कहाँ से आएगा, वॉल्यूम में चेंज कहाँ से आएगा, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो अगर भैया यही चीज़ आपकी जीरो हो गई, यही चीज़ अगर आपकी जीरो हो गई तो बल्क मॉडुलस क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। कि क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो बल्क मॉडुलस इज इनफाइनाइट, ये लिखा हुआ है साफ साफ। एंड शेयर मॉडुलस इज जीरो। अभी आपको बताया था, पहला क्वेश्चन था हमारा कि शेयर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और शेयर मॉडुलस एक ही चीज होती है, कैपिटल जी, है ना। वो क्या होती है, हमारे आइडियल लिक्विड के लिए जीरो होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। हाँ सर आगे बढ़ते हैं, क्लियर करो इसको। चलो आ जाओ। अ कॉपर एंड अ स्टील वायर ऑफ द सेम डायमीटर आर कनेक्टेड एंड टू एंड। ठीक है, अ डिफॉर्मिंग फोर्स F is applied to this composite wire which causes a total elongation of 1 centimeter. The two wires will have। अच्छा देखो, ध्यान से देखना क्या है, दो वायर हैं, एक ये है और एक दूसरी है। देखना, एक ये दूसरी है। ठीक है, ओके सर। एक को आप कॉपर बोल दो, एक को स्टील बोल दो, है ना। एक ये कॉपर है और एक ये स्टील है। अरे अरे अरे, ये स्टील है, सेम डायमीटर है, आर कनेक्टेड एंड टू एंड, डिफॉर्मिंग फोर्स F इज अप्लाइड। ये देखो डिफॉर्मिंग फोर्स क्या लगा दिया, F लगा दिया। अब अगर आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो देखो वो कुछ ऐसा बनता है। स्टील पर आएगी F फोर्स, यहां भी कितनी फोर्स आएगी, F। यहां कोई नेट फोर्स जीरो होना है तो इधर भी F फोर्स आएगी और इधर भी F फोर्स आएगी। दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, डायमीटर सेम है, तो एरिया क्या हो गया, दोनों का सेम हो गया। हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। तो वो बोल रहा है कि बताओ दोनों में सेम स्ट्रेस आएगी क्या। हाँ, इसमें अगर आपसे पूछूं स्ट्रेस बताओ कितनी होगी, तो आप बोलोगे स्ट्रेस इन कॉपर वायर इज फोर्स अपॉन एरिया। और इसमें पूछूंगा स्टील में, तो आप बोलोगे स्ट्रेस इन स्टील वायर इज फोर्स अपॉन एरिया। दोनों में ही तो स्ट्रेस सेम आ रही है, तो द सेम स्ट्रेस बिल्कुल सही कहा है। लेकिन अगर हम स्ट्रेन की बात करें, स्ट्रेन की बात करें, तो स्ट्रेन का फॉर्मूला जरा आप देखो, स्ट्रेन इज इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन ई। स्ट्रेस इज F बाय A इंटू ई। अब आप देखो, अगर मैं कॉपर वायर की स्ट्रेन की बात करूं तो कॉपर वायर की स्ट्रेन उसके मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पे डिपेंड करती है, बिल्कुल करती है। अगर मैं स्ट्रेन की बात करूं किसकी, स्टील की, तो क्या उस पर आने वाला स्ट्रेन उसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पे डिपेंड नहीं करता। हाँ, क्या दोनों ही वायर की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अलग होगी, हाँ, तो दोनों ही वायर पर आने वाले स्ट्रेन भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है ना। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि अगर टोटल एलोंगेशन 1 सेंटीमीटर का आया है तो आधा इसमें आया होगा, आधा इसमें आया होगा। ना 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 ना, हम बता नहीं सकते कि किसमें कितना एलोंगेशन आया होगा, दोनों में अलग अलग आएगा। अगर ये सेम वायर होती तो हम बोल सकते कि हाँ भाई यहां पर एलोंगेशन सेम है। ठीक, तो मैंने आपको क्या बताया कि दोनों वायर में सेम स्ट्रेस आएगी लेकिन डिफरेंट स्ट्रेन होंगी, है ना। ये ए और ऑप्शन डी हमारा एकदम सही है। क्लियर, आगे बढ़े, बिल्कुल सर। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द यंग्स मॉडुलस फॉर स्टील इज मच मोर देन दैट फॉर रबर फॉर द सेम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन विच वन विल हैव ग्रेटर टेंसाइल स्ट्रेस। अब देखो, ये मैंने आपको जब पढ़ाया था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड तब बहुत अच्छे से समझाया था, जब हमने स्ट्रेस स्ट्रेन कर पढ़ा था। मान लो यहां पर बोला है कि आपका जो यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील है वो ग्रेटर देन है एज कंपेयर टू यंग्स मॉडुलस ऑफ रबर, होता ही है बिल्कुल, फॉर द सेम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब आपको मैंने बोला ना, एक रॉड आपको दी है स्टील की, एक रॉड दी है आपको रबर की, एक रॉड दी है आपको स्टील की, एक रॉड दी है आपको रबर की, और बोला दोनों ही रॉड में 1 सेंटीमीटर का इलॉन्गेशन आया है। ध्यान से समझना, ये एक रॉड है और ये एक रॉड है। ठीक, ये रॉड है किसकी, स्टील की, ये रॉड है रबर की। मैंने बोला दोनों ही रॉड में जो चेंज इन लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर है। दोनों ही रॉड में जो चेंज इन लेंथ है वो कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। अब आप मुझे सोच कर बताओ किस वायर में 1 सेंटीमीटर का इलॉन्गेशन लाने के लिए आपको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ी होगी, मुझे बता दो। कॉमन सेंस, ऑब्वियस सी बात है, स्टील की वायर को 1 सेंटीमीटर का इलॉन्गेशन लाने के लिए आपको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ी होगी एज कंपेयर टू रबर। तो जब आपने इसमें ज्यादा फोर्स लगाया तो इसमें आपने ज्यादा टेंसाइल स्ट्रेस भी लगाई होगी, क्योंकि टेंसाइल स्ट्रेस इज नथिंग बट F बाय A। तो जब इसमें फोर्स ज्यादा, एरिया दोनों का सेम है, आइडेंटिकल वायर्स हैं, एरिया दोनों का क्या है भाई, सेम। इसका एरिया भी A है, इसका एरिया भी A है। हाँ, दोनों में जो चेंज इन लेंथ होने वाली है, जो चेंज इन लेंथ होने वाली है वो क्या है भैया, 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, कितनी है, 1 सेंटीमीटर। खुद कॉमन सेंस से मुझे बताओ कि भैया अगर रबर में 1 सेंटीमीटर का चेंज लाना है लेंथ में और स्टील की वायर में 1 सेंटीमीटर का चेंज लाना है लेंथ में, तो किस में आपको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी।
आप बोलोगे सर स्टील की वायर में 1 सेंटीमीटर का चेंज लाने के लिए लेंथ में हमें ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, इसका मतलब ये है कि आपको ज़्यादा टेंसाइल स्ट्रेस लगानी पड़ेगी किसमें, स्टील की रॉड में। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर मैंने आपको मुंह ज़बानी दे दिया है। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेस अ वेक्टर क्वांटिटी। देखो हायर क्लासेस में आप जाओगे ना तो स्ट्रेस को बोला जाता है टेंसर क्वांटिटी, झूठ नहीं बोलूंगा मैं, भगवान झूठ ना बुलवाए, जो स्ट्रेस होती है ना वो टेंसर क्वांटिटी होती है। लेकिन अभी हम छोटी क्लासेस में हैं, तो हम स्ट्रेस को क्या मानकर चलते हैं भाई, स्केलर क्वांटिटी मानकर चलते हैं। क्यों हम क्या मानकर चलते हैं, स्केलर क्वांटिटी मानकर चलते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर मान लो सिग्मा 1 है 40 मेगा पास्कल की और सिग्मा 2 है -20 मेगा पास्कल की, तो आप बोल देते हो भैया जो सिग्मा आया है वो 40 -20 = 20 मेगा पास्कल आया है। आपने यहाँ कोई वेक्टर एडिशन नहीं किया है ना, आपने स्केलर जैसे इसको जोड़ दिया है, ठीक है ना। तो इसी चक्कर में इसको स्केलर क्वांटिटी हम बोलते हैं। वैसे आगे जाके जब बड़ी क्लास में जाओगे, कॉलेज में जाओगे, तो आपको पता चलेगा इसके अंदर और भी चीज़ें आती हैं और हम इसको टेंसर क्वांटिटी बोलने लग जाते हैं, ठीक है। अभी ज़रूरत नहीं है, अभी सिर्फ स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिकल स्प्रिंग्स ऑफ स्टील एंड कॉपर आर इक्वली स्ट्रेच्ड ऑन विच मोर वर्क विल हैव टू बी डन। अब इक्वली स्ट्रेच्ड के लिए मैं बोल दे रहा हूँ कि भाई हो सकता है दोनों पे सेम फोर्स लगा होगा, एफ फोर्स से ही दोनों को ही हमने स्ट्रेच किया है, स्टील स्प्रिंग को भी और कॉपर स्प्रिंग को भी, ठीक है ना। हम जानते हैं वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू फोर्स इंटू डिफ्लेक्शन, यानी कि चेंज इन लेंथ। मैंने ये माना कि भाई जो फोर्स कॉपर पे लगा है और जो फोर्स स्टील पे लगा है वो बराबर है, एफ के बराबर, दोनों में ही सेम एफ फोर्स लगा हुआ है। तो हम बोल सकते हैं कि वर्क डन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, वर्क डन प्रोपोर्शनल हो गया चेंज इन लेंथ के, हाँ कि ना। चेंज इन लेंथ के क्या हो गया, प्रोपोर्शनल हो गया। अब चेंज इन लेंथ के बारे में कुछ कह तो नहीं सकता, मेरे को कुछ एक सॉलिड चीज चाहिए जिससे मैं कंपैरिजन कर पाऊं, तो समझने की कोशिश करना। E = स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, ये सब जानते हैं कि नहीं? हाँ, स्ट्रेस क्या होता है, F/A, स्ट्रेन होता है डेल्टा L/L। मानते हो कि नहीं मानते? हाँ सर मानते हैं। तो अगर मैं डेल्टा L देखूं यहां से, तो डेल्टा L किसके बराबर हो जाएगा, F × L/A × E के। याद करो ये फॉर्मूला, PL/AE FL/AE, FL/AE के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ सर, ठीक है। तो मैं देख सकता हूं कि चेंज इन लेंथ का जो रिलेशन है वो E के साथ कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, या मैं ये बोलूं E का रिलेशन चेंज इन लेंथ के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, हाँ कि ना? हाँ सर, बिल्कुल सही कह रहे हो, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम बोले चेंज इन लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है E के, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि वर्क डन जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, E के। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? हाँ सर, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो भाई किसका E ज्यादा है? हम बोलते हैं कि भाई स्टील का जो E है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी वो कॉपर से ज्यादा है, तो जिसका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा उसके लिए वर्क डन कम, तो हम बोल देते हैं वर्क डन ऑन स्टील स्प्रिंग इज लेस देन द वर्क डन ऑन कॉपर स्प्रिंग। क्लियर है? सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं किया हमने, रिलेशन फाइंड आउट किया है और उसको सॉल्व कर दिया है। आगे बढ़े? हाँ सर आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द यंग्स मॉड्यूलस फॉर अ परफेक्ट रिजिड बॉडी। परफेक्ट रिजिड बॉडी के लिए यंग्स मॉड्यूलस क्या होगा? फिर वही इक्वेशन, इज इक्वल्स टू F/A इंटू डेल्टा L/L, ठीक है ना, ठीक है ना। अच्छा, अब बॉडी कैसी है, परफेक्टली रिजिड बॉडी है, तो चेंज इन लेंथ परफेक्टली रिजिड बॉडी का क्या होता है, 0 होता है। चेंज इन लेंथ परफेक्टली रिजिड बॉडी का 0 होता है। क्या भाई डिफॉर्मेशन कैसे लाओगे? बॉडी आइडियली रिजिड है, उसमें डिफॉर्मेशन आ ही नहीं सकता, चेंज इन लेंथ आ ही नहीं सकती, तो जब ये वैल्यू 0 हुई तो E कितना हो गया, इनफाइनाइट हो गया। E कितना हो गया, इनफाइनाइट हो गया, ठीक है। क्लियर है कि नहीं? याद रखेंगे इस चीज को, परफेक्टली रिजिड बॉडी के लिए मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। क्लियर करूं? क्लियर करिए सर, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बल्क मॉड्यूलस फॉर अ परफेक्टली रिजिड बॉडी। व्हाट इज द बल्क मॉड्यूलस फॉर अ परफेक्टली रिजिड बॉडी, अभी हमने किया था, वैसा ही क्वेश्चन है ये फिर से। अच्छा, वो परफेक्ट, वो शायद लिक्विड था, आइडियल लिक्विड था। परफेक्टली रिजिड बॉडी के लिए बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला dP/-dV/V। क्या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ला पाओगे परफेक्टली रिजिड बॉडी में? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो होता है परफेक्टली रिजिड बॉडी में वो 0 होता है, तो K की वैल्यू कितनी हो गई, इनफाइनाइट हो गई, ठीक है। परफेक्टली रिजिड बॉडी के लिए बल्क मॉड्यूलस कितना आता है, इनफाइनाइट आता है। चलिए वेरी गुड, छोटे छोटे से क्वेश्चन है, कोई बड़े भारी क्वेश्चन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। लो, आप छोटे छोटे बोल रहे थे सर, बड़े क्वेश्चन आ गए, लो
अ वायर ऑफ लेंथ L एंड रेडियस R इज क्लैम्प्ड रिजिडली एट वन एंड। आओ जो वो बोल रहा है बस वही करेंगे, शाणा कौवा नहीं बनेंगे। चलो यहां पर हमने क्लैम्प कर दिया एक वायर को, ठीक है ना, जिसकी लेंथ कितनी है कैपिटल L, ओके, और रेडियस कितनी है R। रेडियस कितनी है भाई R। चलो देखते हैं, रेडियस है भैया इसकी R, ओके। When the other end of the wire is pulled by a force, इस पे हमने कौन सा लगाया फोर्स भाई, F फोर्स लगाया। यहाँ पे हमने एक स्मॉल F फोर्स लगा दिया, ठीक है ना, स्मॉल F फोर्स लगाया। इट्स लेंथ इंक्रीजेस बाय L, स्मॉल L से इसकी लेंथ क्या कर गई, इंक्रीज कर गई। मान लिया हमने कि लेंथ इसकी इंक्रीज कर गई यहाँ तक, ठीक है ना, इस पे F फोर्स लगा है, स्मॉल F फोर्स, और लेंथ इसकी इंक्रीज कर गई यहाँ तक स्मॉल L, ठीक है सर। अनदर वायर ऑफ द सेम मटेरियल, एक और वायर लेकर आया, लालच बहुत है उसके अंदर, उसने बोला कि मैं इससे इस एक्सपेरिमेंट से नहीं मानूंगा, मेरे को एक और वायर ला कर दो, और वो वायर कैसी होनी चाहिए, अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल, इसी मटेरियल की होनी चाहिए, मतलब जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इस वायर का है E1, वही मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इस वायर का होगा E1, ठीक है, सेम मटेरियल है। लेकिन बस बोला है कि लेंथ क्या होनी चाहिए, 2L होनी चाहिए। अब लेंथ कितनी होनी चाहिए भाई उसकी, 2L होनी चाहिए। लो भैया 2L कर दी लेंथ, ठीक है, एंड रेडियस 2R, और रेडियस कितना होना चाहिए, R इज इक्वल्स टू 2R, ठीक है। इस पुल्ड बाय अ फोर्स 2F, अब फोर्स भी डबल कर दिया भैया उसने, फोर्स भी डबल कर दिया, 2F फोर्स उसको खींचा गया, ठीक है। फाइंड द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द वायर, मैंने मान लिया कि भैया इसकी इंक्रीज इन लेंथ कितना हुआ होगा, मान लिया मैंने L डैश हुआ होगा, तो ये इंक्रीज इन लेंथ पता करना है मुझे, L डैश, ठीक है भाई, करते हैं। आओ हम जानते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज नथिंग बट F बाय A इंटू डेल्टा L, ठीक है, यही फॉर्मूला है। हाँ सर, पहली वाली वायर के लिए बात कर रहा हूं, उसके लिए मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी E1 है, इस वायर के लिए भी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी E1 है क्योंकि सेम मटेरियल की है। F क्या लगा है, स्मॉल F फोर्स लगा हुआ है, लेंथ L है, अपॉन एरिया कितना होगा पाई R स्क्वायर, रेडियस R है, इनटू चेंज इन लेंथ कितना है भाई, कितना लेंथ पड़ा है, L लेंथ पड़ी है, ठीक। दूसरी वायर के लिए भी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी E1 है, फॉर्मूला यही होगा। वहां पे फोर्स कितना हो गया है, ट्वाइस ऑफ F, लेंथ कितनी हो गई है 2L, एरिया कितना हो जाएगा पाई इंटू रेडियस हो गया है 2R का स्क्वायर, और चेंज इन लेंथ कितनी है L डैश, ठीक है। ये दोनों बराबर होने चाहिए क्योंकि मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी दोनों ही वायर के बराबर होगी, सेम मटेरियल के लिए है। तो चलो F इंटू L डिवाइडेड बाय पाई R स्क्वायर इंटू L, पाई R स्क्वायर इंटू L इज इक्वल टू 2 टू ज़ा 4 FL डिवाइडेड बाय 2 टू ज़ा 4 पाई R स्क्वायर इंटू L डैश। चलो पाई R स्क्वायर कट गया, FL कट गया, L और L डैश के बीच में रिलेशन हमको मिल रहा है, देखो क्या 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 क्या, L डैश इज इक्वल्स टू L बाय 4, L डैश इज इक्वल्स टू L बाय 4, नहीं 4 भी नहीं होगा, 4 से 4 कट भी तो जाएगा, बिल्कुल सही, मतलब जो इलोंगेशन पहली वाली वायर में आया था उतना ही इलोंगेशन दूसरी वाली वायर में भी आएगा। L डैश इज इक्वल्स टू L, ये दोनों इलोंगेशन क्या है भाई, बराबर है, ठीक है ना, प्रूफ कर दिया हमने, सिंपल, कुछ भी नहीं था। बढ़िया भाई, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं फिर। लो भाई क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ स्टील रॉड this of length 1 meter and area of cross section 1 centimeter square is heated from 0 to 200 डिग्री सेल्सियस without being allowed to extend or bend। अब क्या किया भाई, वायर को एक्सटेंड नहीं होने दिया है, उसको हमने पकड़ के रखा है और गर्म किया है। What is the tension produced in the rod? थर्मल स्ट्रेस, थर्मल टेंसाइल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है भैया, थर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है अल्फा डेल्टा टी इंटू ई, यही फॉर्मूला होता है। हाँ बिल्कुल यही फॉर्मूला होता है सर। अल्फा की वैल्यू कितनी है, 10 टू द पावर -50, ठीक है, डिग्री सेल्सियस। चलो डेल्टा टी, अब चेंज इन टेम्परेचर हमको 200 माइनस 100, ठीक है। ई कितना है, ई कहाँ है, 2 इंटू 10 टू द पावर 11, 2 इंटू 10 टू द पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। व्हाट इज द टेंशन प्रोड्यूस पूछ रहा है, वो हमसे स्ट्रेस नहीं पूछ रहा, वो हमसे क्या पूछ रहा है, टेंशन पूछ रहा है। तो अगर हम इसको फोर्स बनाना चाहते हैं तो हमको एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। अगर हम इसको टेंशन फोर्स बनाना चाहते हैं तो हमको इसको एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं एरिया से भी, है ना। स्टील रॉड लेंथ क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, मीटर में चेंज करेंगे, 1 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे,
मुझे ये वैल्यू अल्फा की थोड़ा ज़्यादा बड़ी लग रही है, मेरे ख्याल से ये 50 नहीं होगा, 5 होना चाहिए, 10 टू द पावर -5 है ना। इसको आप एक बार चेक करेंगे, मेरे ख्याल से -5 होना चाहिए। आप सॉल्व करते हैं 10 टू द पावर -5 इंटू 200 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर 11 इंटू 1 इंटू 10 टू द पावर -4, तो वैल्यू आएगी 40,000। हाँ, तो टेंशन की वैल्यू कितनी आ गई, 40,000 न्यूटन। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई फोर्स जो आपको पूछा गया था वो फोर्स कितना आ गया, 40,000 न्यूटन आ गया। कोई बड़ी वाली बात नहीं थी, अगर फॉर्मूला याद है तो सीधे सीधे क्वेश्चन को ध्वस्त किया जा सकता था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू व्हाट डेप्थ मस्ट रबर बॉल बी टेकन इन डीप सी। अब भैया क्या करना है, एक रबर बॉल है उसको सी में लेकर जाना है, सो दैट इट्स वॉल्यूम इज डिक्रीज्ड बाय 0.1%। अब आपको यहाँ परसेंटेज वॉल्यूम चेंज दिया है, यानी कि चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 0.1%, यानी कि 0.1/100 इज इक्वल्स टू 1/1000 दिया है। क्या आपको चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम का आपको कितना दे दिया है, 1/1000 दे दिया है। द बल्क मॉडुलस ऑफ रबर इज दिस, के की वैल्यू आपको दे दी है कितनी है भैया, 9.8 इंटू 10 टू द पावर 8, ये 10 टू द पावर 8 होगा, ठीक है ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एंड द डेंसिटी ऑफ सी वाटर, डेंसिटी आपको दे दी गई है कितनी, 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब, 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, ओके। पूछ रहा है कि h की वैल्यू बताओ कि किस हाइट तक आप लेकर जाओ उस रबर बॉल को सी के अंदर, समुद्र के अंदर, कि उसके वॉल्यूम में इतना परसेंटेज चेंज आए। यहां बल्क मॉड्यूलस का कंसेप्ट लगेगा, k इज इक्वल्स टू चेंज इन प्रेशर अपॉन चेंज इन वॉल्यूम पर वॉल्यूम, ठीक है ना, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो k की वैल्यू आपको दे दी गई है 9.8 इंटू 10 टू द पावर 8 इज इक्वल्स टू, चेंज इन प्रेशर को आप क्या लिख सकते हो, रो जी एच डिवाइडेड बाय कितना दिया है आपको, चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम इज 1/1000, कितना दिया है 1/1000। ठीक है, ओके सर। डेंसिटी की वैल्यू है, डेंसिटी की वैल्यू है आपके पास, हाँ सर डेंसिटी की वैल्यू है 1000, लिखो फटाफट लिखो 1000। जी की वैल्यू आप 10 ले लो, एच आपको फाइंड आउट करना है, इससे आप एच फाइंड आउट कर सकते हो कि नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं सर, ये 1/1000 है, इसको ऊपर लिख लो 1000। ठीक है, ओके सर। तो 9.8 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइड बाय 1000 डिवाइड बाय 1000 डिवाइड बाय 10, एच की वैल्यू आ गई 98 मीटर्स। एच की वैल्यू कितनी आ गई, 98 मीटर। अगर आप कितने नीचे ले जाओ, 98 मीटर नीचे ले जाओ, तो वॉल्यूम में कितना चेंज आ जाएगा भाई, कितने परसेंटेज चेंज आ जाएगा, 0.1% चेंज आ जाएगा। पक्की बात है, कुछ टफ था इसमें, नहीं सर कुछ भी टफ नहीं था, ऐसा सब कुछ हमको समझ में आ गया है। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रक इज पुलिंग अ कार आउट ऑफ डिच। एक ट्रक है जो एक कार को गड्ढे में से खींच रहा है, ठीक है, बाय मीन्स ऑफ अ स्टील केबल, ठीक है, दैट इज 9.1 मीटर लॉन्ग। एल लेंथ आपको दे दी गई है कितनी, 9.1 मीटर लॉन्ग, एंड हैज अ रेडियस ऑफ 5 mm, एंड हैज अ रेडियस ऑफ 5 mm। ठीक है, when the car just begins to move, the tension in the cable is 800 न्यूटन। टेंशन की वैल्यू आपको दे दी है केबल में कितनी है, 800 न्यूटन। How much has the cable stretched, आपको डेल एल निकालना है, चेंज इन लेंथ निकालना है कि केबल में कितनी होगी। यंग्स मॉडुलस आपको दे दिया है 2 इंटू 10 टू द पावर 11। ठीक है भाई, डेल एल निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है FL अपॉन AE। चेक करते हैं इससे निकलेगा कि नहीं। F की वैल्यू दी गई है 800 न्यूटन, लेंथ आपको दिया है 9.1 मीटर, ठीक है। A की वैल्यू कितनी है, एरिया कितना होगा, रेडियस दिया है आपको 5 mm, तो ये हो जाएगा पाई इंटू आर स्क्वायर, यानी कि 5 इंटू 10 टू द पावर -3 का होल स्क्वायर। A इंटू ई की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू 10 टू द पावर 11, 2 इंटू 10 टू द पावर 11। फटाक से सॉल्व करेंगे, आपके पास स्ट्रेच्ड वायर की लेंथ आ जाएगी। लो भैया 800 इंटू 9.1 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 11 डिवाइडेड बाय पाई, ओ माय गॉड, 5 इंटू 10 टू द पावर -3 का स्क्वायर। वैल्यू आई कितनी आई, 4.634 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर, 10 टू द पावर -4 मीटर। ठीक है ना, आपसे पूछा गया था कि कितना स्ट्रेच हुई वायर, डेल्टा एल आपको निकालना था, डेल्टा एल कितना है 4.634 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर। चेक कर लीजिएगा, तरीका तो एकदम सही है। हाँ, कुछ न्यूमेरिकल में अगर सॉल्व करने में दिक्कत हो गई हो तो आप भी एक बार इसको सॉल्व करके देखिएगा आंसर सही आ रहा है या नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाइए सर। चलो बहुत अच्छे छोटे छोटे क्वेश्चन है, फटाफट हो रहे हैं, इसलिए मैं फटाफट आगे बढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन,
टू आइडेंटिकल सॉलिड बॉल्स, वन ऑफ आइवरी एंड अदर ऑफ वेट क्ले, है ना, एक आइवरी मटेरियल की बॉल है और एक वेट क्ले की, गीली मिट्टी की बॉल है, आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द सेम हाइट, दोनों को सेम हाइट से छोड़ा गया एक फ्लोर पे, विच वन विल राइज टू अ ग्रेटर हाइट। ऑब्वियस सी बात है भाई कि क्ले जो है उस पर मोमेंटम ट्रांसफर, फोर्स ट्रांसफर इतने आसानी से या इतने अच्छे से नहीं होगा जितना आइवरी बॉल से होगा। आइवरी बॉल के पास इलास्टिसिटी ज़्यादा है, ज़्यादा इलास्टिक है नेचर में आइवरी, तो उसमें मोमेंटम का ट्रांसफर ज़्यादा अच्छे से होगा, ज़्यादा जल्दी होगा और वो ज़्यादा हाइट अचीव करेगी एज कम्पेयर टू वेट क्ले बॉल। सिंपल सी बात थी, कॉमन सेंस था। चलो आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है यही सबसे रिलेवेंट क्वेश्चन है। इसके बाद जो आने वाले क्वेश्चन है वो बहुत रिलेवेंट है, बहुत ज़्यादा हायर मैथमेटिक्स आपसे डिमांड करते हैं, इतनी हमको करने की जरूरत नहीं है। तो यही एक रिलेवेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको कराऊंगा, बाकी क्वेश्चन पे हमको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो इस क्वेश्चन के बाद हम इस सीरीज को क्या कर देंगे, रैप अप कर देंगे, ठीक है। तो चलिए, कंसिडर अ लॉन्ग स्टील बार अंडर अ टेंसाइल स्ट्रेस due to forces F acting at the edges along the length of the bar. Consider a plane making an angle theta with the length. What are the tensile and shearing stresses on the plane? अच्छा, देखो एक प्लेन ये है और इसको टिल्ट कर दिया गया है, ठीक है ना, ऐसे टिल्ट कर दिया है थीटा एंगल से, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल से टिल्ट कर दिया गया है। तो अब वो बोल रहा है कि आप इस एरिया पे या इस प्लेन पर बताओ कि टेंसाइल स्ट्रेस और शेयरिंग स्ट्रेस कितनी होगी, ठीक है ना। ओके, और पूछ रहा है कि फॉर व्हाट एंगल इज द शेयरिंग स्ट्रेस एंड टेंसाइल स्ट्रेस इज मैक्सिमम। ठीक है, चलो देखते हैं, करते हैं। मुझे इतना पता है, देखो जो मेरे दिमाग की जो फिजिक्स है वो ये बोलती है कि भाई इसका एरिया, इस प्लेन का एरिया अगर मैं ए मान लूं, ठीक है ना, जो वर्टिकल प्लेन था, अगर मैंने इसको हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर टिल्ट कर दिया तो इसका एरिया ए डैश हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा सर। तो हम बोल सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि ए डैश। तो ए डैश को हम क्या बोल सकते हैं? ए डैश को आप बोल सकते हो ए अपॉन साइन थीटा। बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते? ठीक है, बोल सकते हैं। ए डैश इज इक्वल्स टू ए अपॉन साइन थीटा, ए डैश इज इक्वल्स टू ए अपॉन साइन थीटा। ठीक है सर। अगर मैं इसी प्लेन पर फोर्स को रिजॉल्व करूं तो आप देखोगे कि भैया इस प्लेन पर एक तो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा, फोर्स का आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है, जो टेंसाइल स्ट्रेस बनाएगा, और एक आएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो शेयरिंग स्ट्रेस बनाएगा। ये भी मानते हो कि नहीं मानते? हाँ सर मानते हैं। ठीक है, ये है हमारा एफ फोर्स जो लग रहा था। ठीक, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना हो गया? थीटा हो गया। ये एंगल कितना हो गया? 90 माइनस थीटा हो गया। मानते हो कि नहीं मानते? हाँ सर। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये क्या हो जाएगा भाई? एफ कॉस थीटा। ये क्या हो जाएगा? एफ साइन थीटा। यहां पर चला गया एफ साइन थीटा, और शेयरिंग स्ट्रेस ये टेंजेंशियल फोर्स बनेगा एफ कॉस थीटा। मानते हो कि नहीं मानते? हाँ सर मानते हैं। सिंपल, हमने क्या किया है, इस एफ फोर्स को रिजॉल्व किया है। एक कंपोनेंट बनाया है जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, जो टेंसाइल स्ट्रेस बनाएगा। अरे भाई परपेंडिकुलर जा रहा है फोर्स, हाँ ठीक है। और एक फोर्स है जो शेयरिंग स्ट्रेस बनाएगा, जो टेंजेंशियल है प्लेन पर। प्लेन पर कैसा है? टेंजेंशियल फोर्स है। ठीक है सर, ओके सर, आ गई बात समझ में। हमको यही तो पूछा है, टेंसाइल स्ट्रेस और शेयरिंग स्ट्रेस। चलिए आइए बात करते हैं। तो अगर मैं टेंसाइल स्ट्रेस की बात करूं, टेंसाइल स्ट्रेस को मैं कैसे लिखता हूं? सिग्मा टी से। ठीक है, ओके। तो ये क्या होगा भाई? फोर्स अपॉन एरिया। कैसा फोर्स? जो एरिया पे क्या हो? परपेंडिकुलर हो। ठीक है, फोर्स क्या है भैया? एफ साइन थीटा है जो परपेंडिकुलर है प्लेन पे। हाँ सर, और एरिया कितना है? एरिया कितना है? ए डैश। अरे हाँ कि ना? ए डैश को आप क्या लिख सकते हो? ए बाय साइन थीटा लिख सकते हो। हाँ सर लिख सकते हैं। तो हमने इसको ए बाय साइन थीटा लिखा, तो ऊपर क्या हो गया? एफ साइन स्क्वायर थीटा बाय ए। और एफ बाय ए को आप क्या लिख सकते हो? एफ बाय ए को आप क्या लिख सकते हो? स्ट्रेस लिख सकते हो, सिग्मा। नहीं आई बात समझ में? अरे एफ बाय ए था, है ना? आप एफ बाय ए को क्या लिख सकते हो? स्ट्रेस, सिग्मा। ठीक, ये कौन सी स्ट्रेस है? ये वो स्ट्रेस है जो इस एरिया पे लग रही होगी या इस एरिया पे आ रही होगी। मान लो इसका एरिया ए था, ये देखो वर्टिकल प्लेन का एरिया क्या था? ए था। तो जब आप एफ बाय ए करोगे, ये एफ बाय ए करोगे ना, तो आपको सिग्मा मिलेगा एफ बाय ए। ये सब मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक, तो सिग्मा आपको कैसे मिलेगा? एफ बाय ए, और उसको आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? साइन स्क्वायर थीटा से। तो ये थीटा कौन सा एंगल होगा? ये वाला एंगल होगा। तो आपको इस प्लेन पर आने वाली टेंसाइल स्ट्रेस पता चल जाएगी। क्लियर है कि नहीं? हाँ सर, ठीक है, बढ़िया। अब बात करें शेयरिंग स्ट्रेस की। तो शेयरिंग स्ट्रेस के लिए आपको कैसा फोर्स चाहिए? टेंजेंशियल फोर्स चाहिए। शेयर स्ट्रेस को आप कैसे बताते हो? टाउ से। तो भैया टेंजेंशियल फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। ठीक, टेंजेंशियल फोर्स कितना है? एफ कॉस थीटा। ठीक है भाई, एफ कॉस थीटा। और एरिया कितना है? ए डैश। ए डैश को आप क्या लिख सकते हो? ए बाय साइन थीटा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? हाँ सर। मैं क्या कर रहा हूं? ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं? हाँ सर कर दो। तो ये क्या बन गया? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन 2 थीटा बन गया कि नहीं बन गया? बिल्कुल बन गया। तो यहां पर मैं इसको लिख सकता हूं साइन
टू थीटा, हाँ कि ना? हाँ सर। और एफ बाई ए को आप क्या बोलते हो? सिग्मा बोलते हो। तो लो भैया ये क्या बन गया? ये बन गया सिग्मा बाई टू साइन टू थीटा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं सर। तो अब आप किसी भी प्लेन पर, किसी भी एंगल पर अगर आप प्लेन को टिल्ट करते हो तो आप उस पर्टिकुलर एंगल पर बता सकते हो कि कितना टेंजेंशियल स्ट्रेस आ रहा है, कितनी शेयरिंग स्ट्रेस आ रही है। देखो हर एंगल पर आप बता सकते हो। ठीक है सर। अब वो पूछ रहा है फॉर व्हाट एंगल इज द टेंसाइल स्ट्रेस इज मैक्सिमम। भैया यहां पर टेंसाइल स्ट्रेस अगर आपको मैक्सिमम करना है तो थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? बताओ मुझे। अरे थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? पाई बाई टू होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। अगर आपको ये टेंसाइल स्ट्रेस मैक्सिमम करनी है तो हमको पता है साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। तो थीटा कितना हो जाएगा? पाई बाई टू। तो पाई बाई टू, जब थीटा की वैल्यू पाई बाई टू होगी तो आप देखो ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ टेंसाइल स्ट्रेस किसके बराबर हो जाएगी? एफ बाई ए यानी कि सिग्मा के बराबर हो जाएगी। ठीक है ना? ओके सर। और अगर हम बात करें कि भैया शेयरिंग स्ट्रेस किस एंगल पर मैक्सिमम होगी, तो हम जानते हैं कि अगर साइन 2 थीटा को मैक्सिमम होना है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू है 1, यानी कि 2 थीटा किसके बराबर होगा? पाई बाय 2 के बराबर, यानी कि थीटा किसके बराबर होगा? पाई बाय 4 के बराबर। तो शेयरिंग स्ट्रेस मैक्सिमम होगी पाई बाय 4 पे और टेंसाइल स्ट्रेस मैक्सिमम होगी पाई बाय 2 पे। सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल मैथ्स थी, कुछ भी इसमें ऐसा खास नहीं था, है ना? तो मैं यही बोल रहा था कि यही एक लास्ट क्वेश्चन है जो रिलेवेंट है, बाकी आने वाले क्वेश्चन जो भी हैं वो इतने रिलेवेंट नहीं है। आप फालतू उसमें मेहनत करोगे, कोई सेंस नहीं बनता उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, तो मैं भी उस पर ज्यादा जोर नहीं दे रहा हूं। ठीक है ना? आई होप समझेंगे। हम फालतू किसी ऐसे क्वेश्चन पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहेंगे जो क्वेश्चन इतना ज्यादा जरूरी हमारे लिए नहीं हो। ठीक है ना? तो चलिए भाई, अपनी एग्जाम्पलर सीरीज को हम यहीं खत्म करते हैं। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है? फिर हम करते हैं भाई इस सीरीज को टाटा बाय बाय। चलो करे टाटा बाय बाय। हाँ सर, चलिए आगे बढ़ते हैं और खत्म करते हैं इस सीरीज को। जो भी क्वेश्चन थे वो इररिलेवेंट थे, इसलिए इस क्वेश्चन को कराने का मैं साहस नहीं कर रहा, या मैं बोलूं उस पर टाइम वेस्ट मैं नहीं कर रहा। ठीक है ना? चलिए भाई, आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स की अपनी खुद की एक वेबसाइट है जहां पर आपको सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट अरेंज्ड मैनर में मिल जाता है। चाहे वो एग्जाम्पलर सीरीज हो, चाहे कुछ भी हो, क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक के सारे लेक्चर आपको वहां पर मिल जाते हैं। मान लीजिए आप क्लास 11 के लेक्चर देखना चाहते हैं, आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको क्लास 11 के सारे लेक्चर यहाँ पर दिख जाएंगे। फिर आप क्या करेंगे, यार आपका मन है क्लास 11 फिजिक्स देखने का, आप यहां क्लिक करोगे तो आप क्लास 11 फिजिक्स के सारे लेक्चर प्रॉपर अरेंज मैनर में देख पाओगे। अब आपका मन कर गया, मचल गया आपका मन कि भैया कंसेप्ट ऑफ फोर्स पढ़ेंगे, तो आप कंसेप्ट ऑफ फोर्स पर जैसे ही क्लिक करोगे ना तो आपको कंसेप्ट ऑफ फोर्स पढ़ाता हुआ मैं यहां पर मिल जाऊंगा। ठीक है? आई बात समझ में? हाँ सर, समझ में आई। ठीक है ना? मैग्नेट ब्रेन्स की आइडियोलॉजी है कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देना चाहता है और टॉप नॉच क्वालिटी की एजुकेशन देना चाहता है। क्वालिटी से हम कोई भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। आपको पता है कि क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक हमारे पास जो भी कंटेंट है वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। बस आपको क्या करना है, YouTube खोलना है, मैग्नेट ब्रेन्स चैनल टाइप करना है और आ जाना है अपने मनपसंद चैनल पर और पढ़ना है जो भी आप जिस भी क्लास के आप लेक्चर्स देखना चाहते हैं, है ना? हमारे लेक्चर को देखने के लिए आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेना नहीं पड़ता, कोई कोड नहीं लगाना पड़ता, बस फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सब कुछ अवेलेबल होता है। हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं हम भी थोड़ा सा मोटिवेटेड रहे, हमारे पास और काम करने की और ज्यादा मोटिवेशन हमको मिले। वो कौन देगा हमें? वो आप देंगे हमें। कैसे देंगे सर हम? आप हमारे वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, आप अगर चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और जितना ज्यादा हो सके इन सारे वीडियोस को आप क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं मैक्सिमम लोगों तक। उससे हमारा मोटिवेशन हाई रहेगा और हम आपके लिए नई नई चीजें लेकर आते रहेंगे। ठीक है? तो चलिए करते हैं इस एग्जाम्पलर सीरीज को खत्म, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट एग्जाम्पलर सीरीज में। अच्छा डरना मत, आपको हो सकता है कि ये एग्जाम्पलर सीरीज पहले मिल जाए, ग्रेविटेशन की ना मिले, ग्रेविटेशन की इसके बाद आ जाएगी, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है? चलो मिलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पलर सीरीज में। थैंक यू।